हेलो स्टूडेंट्स। आज हम 9th कक्षा की आपदा प्रबंधन की पुस्तक का पाठ नंबर 5 स्कूल और घरों में सुरक्षा युक्तियां इस पर चर्चा करेंगे। सुरक्षा युक्तियों से अभिप्राय ऐसे उपायों से है जिनका उपयोग करके आपदा को या तो रोका जा सकता है या फिर आपदा के दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। आपदा किसी भी समय किसी भी स्थान पर बिना चेतावनी के घटित हो सकती है। इससे बचने के लिए, इसके दुष्प्रभाव को कम करने के लिए ये आवश्यक है कि पहले से तैयारी की जाए। हम जहाँ पर रहते हैं वो घर, और जहाँ पर हमारा अधिकतम शिक्षा अर्जन का समय व्यतीत होता है वो विद्यालय, वो भी आपदा के क्षेत्र में आ सकते हैं। वहाँ पर भी आपदा घटित हो सकती है। इसलिए विद्यालय और घरों में किस प्रकार की सुरक्षा युक्तियों को अपनाया जाना चाहिए उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। हमारा विद्यालय आपदा से सुरक्षित बने, इसके लिए हमें विभिन्न सुरक्षा युक्तियां अपनानी चाहिए। इन्हें किस प्रकार से कार्यान्वित किया जा सकता है इसका विवरण इस प्रकार से दिया जा सकता है। सबसे पहले विद्यालय में आपदा प्रबंधन समिति का गठन करना। आपदा प्रबंधन समिति सबसे पहले विद्यालय में बनाई जानी चाहिए। इसके जो प्रमुख होंगे वो विद्यालय के प्रधानाचार्य या मुख्याध्यापक होने चाहिए। साथ ही इसमें जो विद्यालय में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले छात्र होते हैं उनको शामिल करना चाहिए, सभी अध्यापकों को शामिल करना चाहिए। पूर्व छात्रों का संगठन इसमें आ सकता है। समाज के जो प्रबुद्ध जन हैं, जो वहाँ पे काम करने वाले स्वयंसेवी संगठन है, साथ ही ऐसे लोग जिनका विद्यालय के साथ लगाव रहता है, इसमें विद्यालय प्रबंधन समिति आ सकती है। पंचायत और स्थानीय प्रशासन के नुमाइंदे आ सकते हैं। उन सभी को साथ में लेकर इस विद्यालय प्रबंधन समिति का साथ लेकर इस आपदा प्रबंधन समिति का गठन किया जाना चाहिए। इसके पश्चात है संकट की पहचान। कोई भी स्थान संकट से अछूता नहीं रहता। हमारे विद्यालय में भी कई प्रकार के संकट पाए जा सकते हैं। किसी जानकार इंजीनियर की सहायता से इन संकटों को पहचान लेना चाहिए, इसकी पूर्व में पहचान कर लेनी चाहिए। विद्यालय में पाए जाने वाले जो संकट हैं उन्हें दो प्रकार से सूचीबद्ध किया जा सकता है। एक होते हैं संरचनात्मक संकट। संरचनात्मक संकट जो विद्यालय का भवन है उससे रिलेटेड जो संकट होते हैं उन्हें संरचनात्मक संकटों की श्रेणी में रखा जाता है। उदाहरण के लिए विद्यालय की जो भवन है उसका कमज़ोर होना, वहाँ पे विद्यालय की नींव का कमज़ोर होना, विद्यालय के आसपास कोई ऐसा निर्माण होना जिससे कि दुर्घटना होने की संभावना होती है। और गैर संरचनात्मक जो संकट है उसमें विद्यालय में जो विद्युत की वायरिंग है उसका कमज़ोर होना, साथ ही वहाँ पे प्रयोगशाला में जो रसायन हैं उनके गिरने से लगने वाली चोट, बेंचेस और अन्य प्रकार के जो साधन हैं उनका कमज़ोर होना, ये गैर संरचनात्मक जो संकट है उसमें आ सकते हैं। तो इनके बाद जो अगला चरण है वो है संसाधनों की सूची बनाना। विद्यालय में जो उपस्थित संसाधन हैं उनकी सूची पहले से बन जानी चाहिए। आपदा काल में उपयोग होने वाले जो संसाधन हैं उनकी सूची इस प्रकार से बननी चाहिए। विद्यालय में जो प्राथमिक सहायता किट है वो होनी चाहिए। साथ ही वहाँ पे खोजी और बचाव दल में काम करने वाले जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं समाज में, आसपास के लोगों में, उनकी सूची बन जानी चाहिए। और वहाँ पे रस्सियाँ, स्ट्रेचर और इसके साथ चिकित्सा किट, आश्रय स्थल, जो विद्यालय के निकट कहीं आश्रय स्थल है उसका भी पहले से निर्धारण किया जाना चाहिए। और विद्यालय के पास जो स्थानीय प्रशासन से लेकर चिकित्सक और पुलिस और अन्य जो महत्वपूर्ण व्यक्तियों के जो संपर्क सूत्र हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, वो पहले से मौजूद होने चाहिए। साथ साथ विद्यालय में एक मानचित्रण की व्यवस्था होनी चाहिए कि विद्यालय में प्रवेश और निष्कासन किस तरह से किया जाएगा, कौन सा मार्ग जल्दी से निकलने में सहायक रहेगा, किस प्रकार ज़्यादा भगदड़ और भीड़ होने की स्थिति में बाहर निकलने का जो मार्ग है उसकी व्यवस्था पहले से की जानी चाहिए। और साथ ही सभी छात्रों को कोई विशेष इस तरह का एक सायरन या सीटी इस तरह से निर्धारित करनी चाहिए। पश्चात अगले चरण में विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति का जो कार्य होगा वो विद्यालय के सभी छात्रों और आसपास के जो स्वयंसेवी संगठन हैं उनके प्रमुख लोगों को साथ लेकर छोटे छोटे दलों का निर्माण करना चाहिए। इनमें खोजी और बचाव दल, दुर्घटना स्थल को खाली करने वाला दल, चिकित्सा दल और भोजन पानी की व्यवस्था वाला दल, इस तरह की सभी व्यवस्था वाले दलों का निर्माण किया जाना चाहिए। पश्चात जो अगला चरण है वह है प्रशिक्षण की व्यवस्था। इन सभी दलों में काम करने वाले लोगों को जो प्रशिक्षित लोग हैं, आपदा प्रबंधन जो विभाग है उसकी ओर से विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करवानी चाहिए। उस चरण में विद्यालय में मॉक ड्रिल का अभ्यास अवश्य होना चाहिए। आपदा प्रबंधन के जो प्रशिक्षित व्यक्ति हैं उनके देखरेख में मॉक ड्रिल की जानी चाहिए ताकि विद्यालय में अगर कभी कोई किसी तरह की आपदा आती है तो तुरंत वो इससे सीखे गए अनुभव के आधार पर अपने को बचाने का और अपने साथ ही जो क्षति होने वाली है उसको कमतर करने का प्रयास
जो चरण है वो है योजना की स्वीकृति, निरीक्षण और संशोधन। कोई भी योजना पूर्णतया परफेक्ट नहीं बनती। प्रत्येक योजना में कुछ ना कुछ कमियां रहती है। इनका पता तब चलता है जब उसका निरीक्षण किया जाए। योजना का निरीक्षण किया जाना चाहिए। इसे स्वीकृति जो विभाग है उसके द्वारा मिलनी चाहिए, और साथ ही समय समय पर अगर कोई नया संशोधन हो रहा है तो वो भी इस योजना प्रारूप में अवश्य किया जाना चाहिए। इसके पश्चात बात होती है कि घरों में हम आपदा से बचने के लिए किस तरह के उपाय कर सकते हैं। इसमें घरों में जो आपदा है उससे बचने के जो उपाय हैं वो छोटे छोटे से होते हैं, जिनको कि आसानी से किया जा सकता है। अगर इन्हें क्रमबद्ध में हम लिखें तो ये इस तरह से लिखे जा सकते हैं। नंबर 1, आपदा की पहचान करना। घरों में भी कि कोई भी आपदा हो सकती है, उसकी पहचान घर में परिवार के सदस्य के साथ मिलकर या किसी वरिष्ठ जो प्रशिक्षित व्यक्ति है उनके साथ मिलकर की जानी चाहिए। नंबर 2 है तैयारी करना। आपदा आने से पूर्व ही परिवार के सदस्यों को आपदा से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्हें आपदा में जो सहयोगी किट है उसे पहले ही बना लेना चाहिए। इसमें स्वास्थ्य संबंधी किट आएगी, मोमबत्तियाँ आएगी, सूखा खाने की बोतल, अन्य जो गर्म कपड़े हैं, उस तरह की सारे सामान इसमें रखे जाने चाहिए। घर के निकट ही कहीं पे खुले आश्रय स्थल का पहले से ही निर्धारण किया जाना चाहिए, जहां पर आपदा आने की स्थिति में पहुंचा जा सके और वहां पे आश्रय लिया जा सके। है स्वास्थ्य संबंधी जानकारी। परिवार के प्रत्येक सदस्य की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी होनी चाहिए। उनके ब्लड ग्रुप का, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी का पता पहले होना चाहिए, और साथ ही किसी प्रकार की अड़चन होने पर उसका तुरंत निपटारा किया जाना चाहिए। तो ये कुछ एक कदम है जिनका चरणबद्ध हम अपनाकर घरों को आपदा से बचा सकते हैं। इसके अलावा घरों में आपदा ना हो, हम छोटे छोटे कदमों से इन्हें रोक सकते हैं। उदाहरण के लिए घरों में जो विद्युत की तारें हैं उन्हें खुला ना छोड़ना। कहीं पे पानी की लीकेज हो रही है या पानी की सीलन आ रही है, उसे पहले ही रोक लेना चाहिए। घरों को निर्माण करते समय नींव पक्की बनानी चाहिए। अच्छे और जो वैज्ञानिक पद्धति द्वारा निर्धारित जो मिक्सचर बनाया जाता है सीमेंट, बजरी और रेत का, वही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और साथ ही घर के आसपास कोई ऊंचा स्थान है तो उसे रेलिंग या दीवार लगाकर बंद किया जाना चाहिए, ताकि वहां से गिरने से किसी प्रकार की दुर्घटना ना हो। अगर घर के आसपास कोई वाहन या रोड है तो वहां पे जाने के लिए गेट की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए, ताकि छोटा बच्चा या वृद्ध लोग वहां पे जाने से बचें, ताकि कोई दुर्घटना ना हो। इन तरह अब जो विषय हमारे पास है वह है आपदा संबंधी जो किट है उसमें क्या क्या सामग्री हमें रखनी चाहिए जो कि आपदा में हमारा सहयोग कर सके। आपदा कभी भी आ सकती है और ये हमें घरों को छोड़कर बाहर रहने के लिए मजबूर कर सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी आपदा किट है वही हमारे साथ आएगी। जब तक प्रशासन की सहायता ना पहुंचे तब तक यही हमारा सहयोग करने वाली होती है। तो इसमें किस प्रकार में गर्म वस्त्र होने चाहिए, सूखा भोजन होना चाहिए, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, ज़रूरी कागजात होने चाहिए, साथ ही बैटरी, टॉर्च, मोमबत्ती, रेडियो, कंबल, साथ साथ कंबल, और घर के प्रत्येक सदस्यों के फोटो, उनके संबंध के जो ज़रूरी कागजात होते हैं उनकी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही इससे कार्यान्वित करने के लिए जो आश्रय स्थल है उसका भी निर्धारण पहले ही किया जाना चाहिए। कभी भी आ सकती है, वह आपदा हमें अधिक नुकसान ना पहुंचाए, इसके लिए हम आपदा प्रबंधन के जो सीखे हुए चरण हैं अगर उन्हें अपनाएं तो निश्चित रूप से स्वयं भी सुरक्षित रह सकते हैं और अपने परिवार और विद्यालय को भी सुरक्षित रख सकते हैं। तो आज के पाठ में हमने विद्यालय और घरों में अपनाई जा सकने वाली सुरक्षा युक्तियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। हमने ये देखा कि विद्यालय में आपदा प्रबंधन की जो प्लानिंग है वो किस तरह से की जा सकती है, और परिवार में हम घरों में किस तरह से आपदा से सुरक्षित रह सकते हैं, और साथ ही हम आपदा विरोधी जो किट बनाएंगे उसमें कौन कौन सी सामग्री रखेंगे, इसके विषय में हमने जानकारी प्राप्त की। तो आज के विषय में इतना ही। धन्यवाद।